रियलिटी इन लॉन्ग इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं एक आज ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि इंसानी उम्मीद, डिटर्मिनेशन और विल टू सर्वाइव की एक मिसाल थी। अगर जिंदगी जीने का जज्बा आपके दिल में जिंदा है तो कोई भी तूफान, कोई भी बर्फ, कोई भी पहाड़ आपको हरा नहीं सकता है। जिंदगी आपको डरा सकती है, धमका सकती है, बार बार पटक सकती है, लेकिन आपके जज्बे, डिटर्मिनेशन और विल पावर तक नहीं पहुंच सकती। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसानी इरादों की जीत की है कि कैसे 72 दिनों तक एंडीज के उन बर्फीलो पहाड़ों में 16 लोग सर्वाइव करते हैं। हर दिन, हर समय, हर पल उनके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन कैसे वो 16 लोग वहां से बचते हैं। कैसे उनको अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये 16 लोग 72 दिनों तक एक ऐसे सुनसान और वीरान बर्फ की पहाड़ियों में थे जहां सिर्फ बर्फ और खौफ था। कैसे उनके विल पावर के सामने मौत भी घुटने टेक देती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट है जो 12 अक्टूबर 1972 में एक चार्टर्ड फ्लाइट 571 उड़ान भरती है और इस उड़ान के साथ साथ एक कहानी शुरू होती है। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेन की एयरफोर्स चार्टर्ड फ्लाइट 571 मोंटेविडियो से सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 45 लोग थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर्स और 40 पैसेंजर्स, जिसमें ज्यादातर ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी क्लब के प्लेयर्स थे। और जब भी वो खेलने जाया करते थे, उनके साथ उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर हुआ करते थे, ताकि एक वैकेशंस भी हो जाए और मैच भी हो जाए। ये सभी लोग यंग, एनर्जेटिक और एक्साइटेड थे। प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एंडीज के माउंटेन तक पहुंचती है। फ्लाइट में मौजूद थे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन फेराडास। इस रूट का उनके पास काफी नॉलेज भी था और एक्सपीरियंस भी था। एंडीज माउंटेन यानी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन हिमालयास के बाद। कुछ माउंटेन पीक तो 22,800 फीट तक है, जबकि प्लेन की फ्लाइंग कैपेसिटी 22,500 तक की थी। तो ऑब्वियस बात थी, इस रूट को फ्लाई करने के लिए काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जो कि फेराडास के पास था। पर उस समय कैप्टन के साथ मौजूद थे उनके को पायलट, जिनका नाम था डाटे हेक्टर लगुरारा, जिनके पास कम अनुभव था, वो ट्रेनी थे। और कैप्टन फेराडास को पायलट लगुरारा को इस माउंटेनियस एरिया में प्लेन फ्लाई करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि लगुरारा भी कॉन्फिडेंटली फ्यूचर में इस रूट को फ्लाई कर सके। सब कुछ नॉर्मल होता है, प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, तो अचानक वेदर खराब हो जाता है। और वेदर का खराब होना इस एरिया में आम बात थी। वेदर अपने मूड के हिसाब से काम करता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जब आगे बढ़ने के बाद एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, तो कैप्टन फेराडास को लगता है कि प्लेन अब आगे नहीं बढ़ सकती है। तो वो इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन लेते हैं मेंडोजा में, जो कि अर्जेंटीना में है। और इस तरह फ्लाइट मेंडोजा शहर में लैंड कर देती है। रग्बी प्लेयर्स और उनके साथी मेंडोजा शहर में एक रात गुजारते हैं। खाने का सामान लेते हैं, कुछ वाइन बॉटल्स लेते हैं, कुछ रम्स की बॉटल्स लेते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये रात उनकी आखिरी नॉर्मल रात थी। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को जब वेदर क्लियर हो जाता है, फिर से ये प्लेन मेंडोजा से सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है और यही टेक ऑफ उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फिर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वेदर भी क्लियर था, प्लेन भी स्मूथली फ्लाई कर रही थी। फिर 3:24 में को पायलट लगुरारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करते हैं कि हमें लैंडिंग की परमिशन दी जाए। हम क्यूरिको पहुंच गए। क्यूरिको ये चिली का एक शहर है जो सैंटियागो के आसपास है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जैसे ही पता चलता है ये क्यूरिको पहुंच गए, तो वो हैरान हो जाता है कि इतने जल्दी ये क्यूरिको कैसे पहुंच सकते हैं। जब को पायलट लगुरारा फिर से कांटेक्ट करते हैं कि हमें लैंडिंग की परमिशन दी जाए, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसका नाम एनरिके था, उसने क्लियरेंस दे दिया और कहा कि प्लेन को 10,000 फीट तक ले आए और लैंडिंग की प्रिपरेशन करे। को पायलट लगुरारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और प्लेन को डिसेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड कम होता है, पायलट को पायलट आसपास देखते हैं बड़े बड़े माउंटेन। कैप्टन फेराडास तुरंत समझ जाते हैं कि वो अभी भी एंडीज माउंटेन रेंज को पार नहीं कर पाए हैं। दरअसल को पायलट लगुरारा इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उन्होंने नेविगेशन को मिस कैलकुलेट कर लिया था। उनको लगा कि एंडीज माउंटेन क्रॉस हो चुका है और वो क्यूरिको पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका अंदाजा गलत था, क्योंकि वो 60 किलोमीटर पीछे थे।
जब कैप्टन फेराडास को सामने एक माउंटेन दिखता है तो वो प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और टर्बुलेंस क्रिएट होता है। सारे पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाना शुरू कर देते हैं और सामने एक बड़ा सा स्नो कवर्ड माउंटेन रिज होती है। जब पायलट प्लेन को फिर से उठाने की कोशिश करते हैं तब तक देर हो चुकी होती है और पहाड़ से टकराकर फ्लाइट का टेल पार्ट यानी पिछला हिस्सा फ्लाइट से अलग हो जाता है। कुछ पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं और दूसरा विंग भी टूट जाता है। प्लेन का कॉकपिट क्रश हो जाता है और प्लेन का मिडल पार्ट 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ग्लेशियर पर फिसलते हुए एक जगह पर रुक जाता है और इस क्रैश में 12 लोग तुरंत मारे जाते हैं और बचते हैं 33 लोग। और इस फ्लाइट में 2 मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, रॉबर्टो कैनिसा और गुस्तावो ज़र्बिनो, जिनकी सबसे क्रूशियल भूमिका थी। इन्होंने इंजर्ड पैसेंजर्स को तुरंत हेल्प देना शुरू किया। बिना किसी दवाई, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हर संभव ये प्रयास करते हैं, लेकिन इंजर्ड और कोल्ड की वजह से 5 लोगों की और जान चली जाती है और बचते हैं फिर 28 लोग। और ये 28 लोग ग्लेशियर के बीच एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद के सहारे सीट्स की फोम निकालते हैं, अपने जूतों में रखते हैं, अपने शर्ट्स में रखते हैं। सीट कवर्स और फोम्स को सील कर ये बड़ी सी एक स्लीपिंग बैग तैयार करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि रात में -30 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता था। जहां 0 डिग्री सेल्सियस में पानी तक बर्फ बन जाता है, वहां -30 डिग्री में सर्वाइव करना ये इमेजिनेशन से भी परे था। जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स मिलकर ये सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। जब भी इनके ऊपर से प्लेन्स गुजरती है ये हाथ दिखाते हैं, अपनी जैकेट्स उतार कर लहराते हैं, लेकिन वो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स इनको देख नहीं पाती थी। फिर लिपस्टिक और नेल पेंट के सहारे प्लेन के छत के ऊपर SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी लिपस्टिक और नेल पेंट नहीं था ये बड़े अक्षरों में लिखा जा सके। उसके बाद ये सूटकेस, सीट्स और जैकेट्स के सहारे बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं ताकि कोई भी प्लेन इनके ऊपर से गुजरे तो उनकी नजर पड़े। लेकिन ग्लेशियर में व्हाइट प्लेन का ये टुकड़ा पूरी तरह से घुल चुका था, इसलिए दिखाई नहीं देता था। एक सर्वाइवर को मलबे में एक रेडियो मिलता है जिसके सहारे आप न्यूज सुन सकते हैं। जब 1 हफ्ते के बाद सर्च ऑपरेशन बंद हो जाता है और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाता है कि जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे मारे गए, जैसे ये खबर सुनते हैं सारे लोग हताश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। 8 दिन के क्रैश के बाद इनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका था। भूख बढ़ती जा रही थी और साथ में कमजोरी भी। लोग इतने मजबूर हो गए कि फोम को चबाना शुरू कर दिया जिंदा रहने के लिए। अब इससे वो बीमार पड़ने लगे। पानी मिलना भी इनके लिए अलग स्ट्रगल था। माइनस टेम्परेचर में बर्फ को पिघलाना बहुत मुश्किल होता था। एक बोतल में ये बर्फ डालते थे, काफी देर हिलाने के बाद थोड़ा बहुत बर्फ मेल्ट होता था जिससे थोड़ा पानी बनता था। मतलब हर प्रोसेस थकाने वाला था। आसपास का एरिया भी दूषित होने लगा था, क्योंकि फ्लाइट में वॉशरूम नहीं थी तो ये आसपास ही यूरिनेट करते थे। ब्लड के स्टेन्स और फ्यूल लीकेज का असर बर्फ पर साफ दिखाई दे रहा था। आसपास के एरिया का बर्फ का रंग ही बदल गया था। फिर दूसरे दिन यानी 21 अक्टूबर 1972 को नैंडो पराडो की सिस्टर सुजाना पराडो की मौत हो जाती है, भूख, इंजरी और कोल्ड की वजह से। अब सर्वाइवर की संख्या 28 में से घटकर 27 हो जाती है। और अब इन 27 लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाने की, क्योंकि अभी खाना इनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। ना आसपास कोई जानवर थे और ना ही पेड़ पौधे कि जिसे पकड़कर या तोड़कर खा सके। अब ये एंडीज का माउंटेन कब्रिस्तान बन चुका था। अब इनकी हंगर इतनी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी थी, तब रॉबर्टो कैनिसा के दिमाग में एक आइडिया आती है कैनिबलिज्म की, यानी कि मजबूरन मरे हुए लोगों का मांस खाना। That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. शुरुआत में सभी लोग मना करते हैं, लेकिन दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रॉबर्टो कैनिसा, जिसके दिमाग में ये पहली बार आइडिया आया था, वो पहली बार ये ट्राई करते हैं और उसके 2 दिन के बाद जब भूख और भी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है तो सब लोग मरे हुए अपने साथियों का ही मीट खाना शुरू कर देते हैं। 28 अक्टूबर की रात में ये सब लोग जब आराम कर रहे होते तो अचानक एक एवेलांच आता है। बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ से अलग होकर इनकी तरफ आता है और इनकी प्लेन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। जिसमें बर्फ में दबने से तुरंत 8 लोगों की जान चली जाती है और इसमें जो 3 लोग इंजर्ड होते हैं वो भी 2 दिन के बाद मारे जाते हैं। अब बचे हुए सर्वाइवर की संख्या 16 पहुंच जाती है और इसके साथ उनका फूड सोर्स भी बढ़ने लगा।
फिर 2 महीने के बाद यानी 12 दिसंबर 1972 को फर्नांडो, रॉबर्टो और एंटोनियो डिसाइड करते हैं कि कुछ तो करना होगा, नहीं तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे। और खाना पैक करते हैं और निकलते हैं तीनों मदद ढूंढने के लिए। और एक माउंटेन चढ़ने के लिए उनको 3 दिन लगते हैं। जब वो माउंटेन चढ़ने के बाद देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे माउंटेन की चेन है। तब उनके दिमाग में आता है कि जितना फूड उन्होंने कैरी किया है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं, यानी कि रॉबर्टो और फर्नांडो डिसाइड करते हैं कि एंटोनियो को वापस भेजते हैं। तो एंटोनियो वापस चलते हैं। वो चढ़ाई के लिए तो उनको टाइम लगा, लेकिन वो स्लाइड करके बहुत कम समय में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। रॉबर्टो और फर्नांडो जब हाइक करना स्टार्ट करते हैं, कुछ समय के बाद उनको उन्हीं के प्लेन का एक टुकड़ा मिलता है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो रम की बॉटल्स और कुछ चॉकलेट्स मिलती है। वो रात वहीं गुजारते हैं और दूसरे दिन फिर से अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं। 7 दिन तक एक्सट्रीम वेदर का सामना करते हैं, कभी हैलुसिनेशन, कभी डिहाइड्रेशन, लेकिन उनका मिशन था जिंदा रहने का, खुद के लिए और उन 14 लोगों के लिए जिनका वो रात दिन इंतजार कर रहे हैं। उन 14 लोगों की एनर्जी उनको एक एक पहाड़ चढ़ाने के लिए काम कर रही थी। वो दिन भर चढ़ाई करते थे और रात में बर्फ में गड्ढा करके सोते थे। और इस तरह दोनों 10 दिन की हाइक करने के बाद 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलने के बाद एक पहाड़ से उनको दूसरा पहाड़ दिखता है, जहाँ पेड़ पौधे और एक नदी दिखाई देती है। और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खुशी से रोना शुरू कर देते हैं। जब वो नदी के पास आते हैं तो नदी के दूसरी ओर उनको चिली का एक किसान दिखता है। ये दोनों जोर जोर से चिल्लाकर अपनी कहानी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से उस तक बात नहीं पहुंचती है। वो किसान भी वहां से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इन तक बात नहीं पहुंच पाती है। सिर्फ इनके कान में एक ही शब्द आता है, तुम्हारो। दूसरे दिन उस किसान के साथ और 2 लोग आते हैं और इस बार वो पेन पेपर लेकर आते हैं। पेपर पेन एक धागे से बांधकर एक पत्थर में डालकर इनकी तरफ फेंकते हैं, जिसमें लिखा था, आप कौन हो और क्या मदद चाहिए आपको। और उस पेपर पे वो लिखते हैं कि 70 दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ एंडीज माउंटेन में, जिसमें रग्बी प्लेयर्स थे, उसके हम सर्वाइवर हैं। हम 70 दिन से इस माउंटेन में सर्वाइव कर रहे हैं। आज भी हमारे 14 साथी वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लो। जब वो लोग इस पेपर को पढ़ते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि 70 दिन पहले जो एंडीज माउंटेन में ऐसे वेदर में प्लेन क्रैश होता है और 70 दिन तक वो जिंदा कैसे रह सकते हैं। वो बिना किसी देरी के उन्हें घोड़े पर बिठाकर एक गांव में लेकर जाते हैं। जब आर्मी कमांडर को ये बात पता चलती है तो तुरंत 14 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर्स उस जगह पर पहुंचती है तो सारे खुशी के मारे रोने लगते हैं और जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो भी रोने लगते हैं। उनके चेहरे पर स्टारवेशन, हैलुसिनेशन, ट्रॉमा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में एक स्पार्कल था जिंदगी की जीत की। और इस जीत के साथ रॉबर्टो और फर्नांडो रातों रात नेशनल हीरोज बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इम्पॉसिबल मिशन पॉसिबल किया था जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये इंसिडेंट ऐसा रिमाइंडर बन गया कि जब तक जीने का इरादा जिंदा है, आपको कोई हरा नहीं सकता। कैनिबलिज्म, ट्रोमा और डेथ के बीच भी ये लोग जिंदा रहते हैं। ये इन 16 लोगों की यूनिटी और विल पावर का कमाल था। ये इंसिडेंट सर्वाइवल से भी ज़्यादा इंसानी हिम्मत और उम्मीद की एक मिसाल बन गई। ये इंसिडेंट हमें सिखाता है कि जब भी ऐसा लगने लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया है, कहीं उम्मीद बची नहीं है, तब रॉबर्टो और फर्नांडो की ये कहानी याद रखना। इन 16 लोगों ने साबित कर दिया कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब असली जिंदगी शुरू होती है। आज भी ये कहानी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। जो आखिरी सांस तक लड़ता है, जो आखिरी सांस तक अपने गोल को जिंदा रखता है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि जीत सिर्फ जीतने वालों की नहीं, जो हार नहीं मानते उनकी भी होती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।